प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल आरके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.5 जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। और इसमें कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इस प्रश्न में जो है कि यह 4 प्रश्न दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। इस चारों प्रश्नों में से यह बताना है कि किसका अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, और एक स्थिति बताना है कि किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। और ये तीनों बताने के बाद हमको क्या करना है कि ये जो अद्वितीय की जब स्थिति में होगी तब इसको हमको सॉल्व करना है। मतलब ये दो स्थिति में अगर होगी, किसका कोई हल नहीं और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इस स्थिति में हमको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ अद्वितीय की स्थिति में सॉल्व करना है, वो भी वज्र गुणन विधि से। तो पहले हम लोग इस प्रश्न में क्या करेंगे, पहले जानेंगे कौन सा अद्वितीय है और कौन सा किसका कोई हल नहीं है। तो इसके लिए हम आपको एक शर्त बताते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, जिसमें पहला शर्त हम लोगों का है कि यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर न हो, मतलब a1/a2 b1/b2 का अगर बराबर नहीं होता तो इसे कहेंगे कि ये अद्वितीय हल है। और दूसरा स्थिति हम लोगों का है कि जब a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर हो जाए, और तीसरा जो रेशियो है c1/c2 ये b1/b2 के बराबर न हो, तो इस स्थिति में जो होगा समीकरण का जो युग्म होगा उसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा हम लोग का लास्ट स्थिति है कि a1/a2 b1/b2 और c1, मतलब तीनों अनुपात अगर बराबर हो जाता है यहाँ से, तो इसको हम कहेंगे कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इस दिए गए प्रश्नों को हम बारी बारी से चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 लेके चलते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 1 है x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 3y - 2 बराबर 0। तो इस प्रश्न को हम समीकरण बना लेंगे, समीकरण के रूप में लिख लेंगे, अर्थात ये x - 3y - 3 बराबर 0 को हम समीकरण 1 बना लेंगे। और ये जो दूसरा समीकरण हम लोगों का है ये वाला, तो इसको लिख लेंगे 3x - 9y - 2 बराबर 0, इसको हम बना लेंगे समीकरण 2। और ये जो समीकरण 1 और 2 जो बन गया है, तो चूंकि इसे हमें सॉल्व करना है वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए हमको a1 a2 की जरूरत है, b1 b2 c1 c2 की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरणों का एक व्यापक समीकरण होता है। हम आपको बता दें व्यापक समीकरण इसे कहते हैं, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर जो, ये हमारा व्यापक वर्ग समीकरण कहलाता है। तो इससे हम इस दोनों समीकरणों की तुलना करके हम a1 a2 और b1 b2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से c2 बराबर 0 से करने पर, यह हमारा दो व्यापक समीकरण, समीकरण 1 के लिए यह हमारा व्यापक समीकरण और समीकरण 2 के लिए यह हमारा व्यापक समीकरण है। तो इससे और इससे दोनों की तुलना करके हम इसमें से a1 a2 का मान निकालेंगे। तो इस समीकरण की तुलना हम इस समीकरण से, पहले समीकरण से जब करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक 1 है, इसमें x का गुणांक a1 है, अर्थात यहाँ से a1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ से b1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -3, क्योंकि y का गुणांक यहाँ पे -3 है और यहाँ पे y का गुणांक b1 है। उसके बाद c1 का गुणांक हमको लिखना है। तो इस देखिए इक्वेशन फर्स्ट में c1 का गुणांक यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे c1 = -3। अब इसी प्रकार हम इस व्यापक समीकरण का तुलना समीकरण 2 से करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 3x यहाँ पर है, यहाँ पे a2x है, यानी a2 का मान हो जाएगा हम लोगों का 3 और यहाँ से b2 का मान हो जाएगा -9, b2 का मान हो गया -9 और यहाँ से c2 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे c2 के जगह पे -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे c2 = -2। इस प्रकार हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में रेशियो, तो सबका रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से a1 बटा जब a2 निकालेंगे तो यहाँ से 1/3 हो जाएगा,
फिर इस B1/B2 का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ से मिलता है हमको -3/-9। इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम, तो 3 का में 3 और 3 3 9 यानी 1/3 मिलेगा। फिर अब C1/C2 का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ से -3/-2 होता है, तो माइनस माइनस काट देंगे तो यहाँ से मिलेगा 3/2। तो हमने यहाँ से तीनों का रेशियो निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा अनुपात बराबर है और कौन सा अनुपात बराबर नहीं है। तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1/3 और 1/3 मतलब A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर है, लेकिन ये C1/C2 का मान 3/2 है, मतलब यह बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब ये दो अनुपात बराबर हो गया और तीसरा अनुपात बराबर नहीं हुआ है। तो इसको हम देखेंगे कि ये कौन से कंडीशन को फॉलो करता है। तो हमने शुरू में भी आपको दिखाया था, फिर से हम आपको दिखा देते हैं। इसमें देखिए यह वाला कंडीशन जो है, सेकेंड नंबर कंडीशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर होता है तो युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस हिसाब से यह जो हम लोग का कंडीशंस आया है, इसका मतलब इस दिया गया जो समीकरण है इसका कोई भी हल नहीं है। तो लिख देंगे अतः, यहाँ पे एक छोटा सा लैंग्वेज लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण का युग्म, दिए गए समीकरण का युग्म, दिए गए समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यहाँ पर के कर लेते हैं, दिए गए समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। अब प्रश्न में यह बात कहा है कि जिसका अद्वितीय हल होगा उसको ही हम जो है कि सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब इसको अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं तक हमारा आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो इस प्रश्न को भी हम पहले चेक करेंगे कि इसमें कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। व्यापक समीकरण के रूप में तब होगा जब इस 5 को इधर लाएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि 2x + y और यहाँ पे -5, जब 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 0। ये हम लोग का व्यापक समीकरण के रूप का हो गया। तो इसको बना देंगे समीकरण 1। अब इसमें भी वही करेंगे, 8 को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y -8 = 0। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब ये दो समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण A1 + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। अब हम जब तुलना करेंगे तो इसके गुणांक की तुलना की जाती है। तो इस समीकरण 1 को आप देख रहे हैं यहाँ से, और ये इससे हमको तुलना करनी है। तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है और यहाँ पे x का गुणांक A1 है, मतलब A1 के जगह पे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा A1 का मान हो जाएगा 2 और यहाँ पे B1 के जगह पे 1 दिया है, तो हमारा B1 का मान हो जाएगा 1 और C1 का मान -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम तीनों मान को लिख लिए हैं। अब इस दूसरे वाले समीकरण को हम इससे तुलना करें, इस व्यापक समीकरण से। तो तुलना करते हैं तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे A2 है, अर्थात यहाँ से A2 का मान हो जाएगा 3 और यहाँ से B2 के जगह पे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा B2 = 2 और यहाँ पे C2 के जगह पे -8 है, तो C2 = -8। इस प्रकार हम क्या किए, इसका जो है कि A1 A2 और B1 B2 C1 C2 का मान हमने लिख दिया है। अब निकालेंगे इसका रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बटा कर देते हैं, यानी A1/A2 जब करेंगे तो यानी 2/3 आएगा। इसका रेशियो निकालेंगे B1/B2 का, तो ये हो जाएगा 1/2 और C1/C2 का रेशियो हो जाएगा 5/-8। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा रेशियो किसके बराबर है। तो इस रेशियो को और इस रेशियो को देख रहे हैं तो यही नहीं बराबर है, मतलब ये पहला और दूसरा ही रेशियो बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ A1/A2
A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो यह कंडीशन तब होता है जब इसका अद्वितीय हल होगा। मतलब इस कंडीशन से यहाँ पे आपको कंडीशंस दिखा देते हैं। ये हम लोग का पहला कंडीशन है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 अगर नॉट इक्वल टू है यानी बराबर नहीं है तो उसका अद्वितीय हल होगा। तो इस प्रकार जो ये दिया गया समीकरण हम लोग का है फर्स्ट और सेकेंड, इसका अद्वितीय हल होगा। तो इसमें हम नीचे लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। आज प्रश्न में कहा था कि जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को वज्र गुणन विधि से हमको सॉल्व करना है। तब हम लोग इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। ये रहा वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में ये जो फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए। मतलब x अपान B1C2 माइनस B2C1 और y अपान C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। इस फॉर्मूले को याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से ये फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे। हम इस प्रकार से एक चित्र बना लेंगे और यहाँ पे x, y और 1 रखेंगे और यहाँ पे B1, B2, C1, C2, A1, A2 और B1, B2 रखेंगे। बस आपको इतना ही याद करना है कि B1 से स्टार्ट करना है, B1, B2 और C1, C2, C के बाद फिर A आता है। साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद फिर A, तो B, C, A फिर B। ये हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार लिख लिया है। अब आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया हम आपको बताते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इस तीर का निशान दे देते हैं, यानी B1 का C2 से। देखिए यहाँ पे B1 का C2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर माइनस क्या करेंगे, इस B2 का C1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरे में क्या करेंगे, ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। फिर y, चूंकि y के बटा में लिखना है तो y बटा, फिर C1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब तीर का निशान ऐसे देते जाना है, इस प्रकार से ऐसे हमको तीर का निशान दे देना है और लिखते जाना है। यहाँ से C1A2 यहाँ पे लिख दिया है और C2A1 यहाँ पे लिख दिया है। फिर यहाँ पे 1 का बटा A1 B2 और यहाँ से A2 B1। इस प्रकार आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और जो है कि आप अगर ये फॉर्मूला आप कभी भूल जाते हैं तो इसको आप याद रखिए। इस पे जो है कि B1 B2 C1 C2 का मान रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी आप एक फॉर्मूला याद रखें इस वज्र गुणन विधि के लिए। चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए B1C2 और B2C1 का मान। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि x बटा, और B1 का मान यहाँ पे अभी हमने निकाला था पीछे, तो यहाँ से B1 का मान देख लेंगे कितना है। तो B1 का मान यहाँ से 1 है तो 1 रख देंगे और मल्टीपल में यहाँ C2 के जगह पर यहाँ पे -8 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे -8। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और B2 के जगह जितना मान है उतना रख देंगे। B2 के जगह पर 2 है तो यहाँ पे 2, और C1 के जगह पे यहाँ पर है -5 तो यहाँ पर रख देंगे -5। फिर लिखेंगे बराबर, हम इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, बराबर दिया है तो बराबर, फिर y का बटा, फिर यहाँ से जो मान है उसको रखते जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से C1 का मान रखना है तो यहाँ से C1 का मान -5 है तो रख देंगे -5। फिर मल्टीपल में A2 है तो A2 के जगह पे हमको रखना है 3। फिर माइनस है तो माइनस, C2 के जगह पे हम लोग को रखना है, यहाँ पे C2 का मान है -8 तो -8, और A1 के जगह पे हमको रखना है 2। तो यहाँ पे हमने मान को रख दिया है। अब लास्ट में यह बचा है 1 बटा के रूप में। तो A1 के जगह पे रखेंगे 2, और B2 के जगह पे हम रखेंगे 2, और यहाँ से A2 के जगह पे हो जाएगा 3, और B1 के जगह पे हो जाएगा 1। इस प्रकार हम पूरा मान रख चुके हैं। अब इसको खाली मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से x बटा 8, -8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -8, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा प्लस, 2 पचे 10। फिर बराबर y का बटा, और फिर ये -5 का 3 में जब गुणा करेंगे तो ये होगा -15, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 8 दूना हो जाएगा 16। फिर यहाँ 1 का बटा सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको इतना मिला है।
लेकिन इसको और आगे इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा x बटा 10 में से 8 घट जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ मिलेगा हमको 2, फिर बराबर y के बटा में मिलेगा 16 में से 15 घटेगा तो 1, बराबर यह मिलेगा 1 हमको 1 बटा 1, अर्थात 1 ही होगा, लेकिन लिख दिए हम। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद बजड़ गुणन विधि का जो तीसरा स्टेप होता है उसमें इसको और इसको एक बार बराबर करेंगे और इसका फिर इसके बराबर, मतलब इसका एक बार इसके साथ, इसका एक बार इसके साथ कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि x बटा 2 इस एक के बराबर होगा, क्योंकि तीनों चूहे की बराबर है तो इसको इसके बराबर एक बार कर देंगे और फिर उसके बाद से यहाँ पे एक लकीर खींच देते हैं, फिर इस y को इस एक के बराबर कर देंगे। ये y बटा 1 है तो 1 कर लेते हैं, चूँकि ये 1 बटा 1 है तो इसको हम 1 ही कहेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे इसको तो x का मान हमको 2 मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो x का मान हमको 2 मिल चुका। फिर यहाँ से y का मान 1 दिख रहा है आपको, तो यहाँ से x का मान 2 और y का मान 1 प्राप्त हुआ है। अर्थात इस समीकरण के सॉल्यूशन में लिख देंगे, यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये रहा हम लोग का वज्र गुणन विधि। अब हम लोग अगले प्रश्न 3 नंबर की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को जो है कि लास्ट तक आपको देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।